बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न मैथ विद आनंद। देखिए डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में आपने एक्सरसाइज 4.1 स्टडी की थी और आज इस लेक्चर में हम 4.2 स्टडी करेंगे। इस पे लेक्चर हो चुका 4.1 पे। 4.2 में स्टडी करने से पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक से गो थ्रू होना पड़ेगा, जिनमें सबसे पहला टॉपिक है डिटर्मिनेंट्स। आपने मैट्रिक में भी डिटर्मिनेंट्स पढ़े हैं, लेकिन मैट्रिक में आप जिन डिटर्मिनेंट्स तक आपने प्रूव थे वो 2x2 मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट्स थे, यानी 2 रोज होती थी। लेट्स सपोज हम 1 2 3 4 इस तरह का एक डिटर्मिनेंट जो है उसको एक्सपेंड तो कर रहे हैं। कैसे आप पहले प्रिंसिपल डायगोनल की एंट्रीज का ऑर्डर लेते थे, 1 into 4 करते थे, आपको याद होगा, बीच में माइनस का साइन लेते हैं और उसके बाद आप 2 into 3 यानी पहले प्रिंसिपल डायगोनल की एंट्रीज का ऑर्डर लेते हैं, फिर सेकेंडरी डायगोनल की। आपको पता है ये वाला डायगोनल सेकेंडरी है और इसकी डायगोनल की एंट्रीज का ऑर्डर लेते हैं। 4 - 6 बना -2 आ गया। मैं मिसाल दे रहा था कि आप इस तरह के डिटर्मिनेंट से तो आपकी वाकफियत थी, जो 2x2 थे, 2 रोज थी और 2 ही कॉलम थे। लेकिन अब आप ऐसे डिटर्मिनेंट्स पढ़ने जा रहे हैं जहां पे ऑर्डर इससे बढ़ जाएगा, यानी 2x2 से एक्सीड कर जाएगा। और क्या पढ़ रहे हैं आप, देखिए नेक्स्ट आपका टॉपिक है इवैल्यूएशन ऑफ 3x3 3 cos 3 डिटर्मिनेंट। आपने किसी 3x3 डिटर्मिनेंट को वैल्यूएट कैसे कर सकते हैं? वैल्यूएट करने का मुराद होता है उसकी वैल्यू बताना, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करना। तो आएगी, सबसे पहले वैल्यूएशन का फार्मूला लिख लेते हैं और फिर ये बताऊंगा कि ये जो फार्मूला आया हुआ है राइट साइड पे, ये जो एक्सपेंशन का फार्मूला है, जिसे हम कहते हैं एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट रो। फर्स्ट रो से क्यों कहते हैं? ये एक्सपेंशन विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट रो है। अब इसे विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट रो क्यों कहते हैं, मैं बताऊंगा ये बात भी आपको। इसलिए कि आपके पास यहाँ पे डिटर्मिनेंट्स के बाहर a11, a12 और a13 है, और ये a11, a12, a13 यहाँ क्या है? ये फर्स्ट रो के एंट्रीज है। आपने फर्स्ट रो के एंट्रीज की मदद से एक डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड किया है, तो ऐसी एक्सपेंशन को कहते हैं एक्सपेंशन ऑफ द डिटर्मिनेंट विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट रो। अब देखिए, अब इसमें अगर आप गौर फरमाएं, खोलते कैसे हैं, फार्मूला कैसे बना हुआ है, ये फार्मूला कैसे तैयार किया हुआ है, जरा देखिए। और फिर मैं इस फार्मूला का प्रूफ भी आपको देने वाला हूँ आज ही इस लेक्चर में। फिलहाल आप देखें, फार्मूला याद करने का तरीका बता देता हूँ। सबसे पहली एंट्री है a11। आपने इस a11 को लेना है और इसकी रो भी डिलीट कर देनी है, इसका कॉलम भी डिलीट कर देना है। जब आप इसकी रो और कॉलम डिलीट कर देंगे तो बचेगा क्या? बचा आपके सामने a22, a23, a32 और a33। आपने उसका डिटर्मिनेंट बना दिया, a22, a23, a32, a33 एक डिटर्मिनेंट की फॉर्म में 2x2 डिटर्मिनेंट लिख लेना है आपने। उसके बाद माइनस का साइन याद करना है आपने। नेक्स्ट एंट्री आपका माइनस साइन के साथ आ रहा है और इसी रो का, फर्स्ट रो का अगला एंट्री था a12। आपने उस एंट्री a12 को लिखा हुआ है। अब बारी a12 की आ गई है कि उसकी भी रो डिलीट हो। a12 की रो डिलीट होगी और a12 का कॉलम, ये देखें ऐसे साइन बनेगा। पीछे वाला रेज कर लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। कि पहले वाला जो है वो रेज कर देते हैं, दोबारा से इसको समझने की कोशिश करें कि अब क्या कर रहे हैं। असल में अब हम a12 की रो और कॉलम डिलीट कर देंगे। देखें कैसे, ये a12 था, इसकी रो भी जाएगी, इसका कॉलम भी जाएगा। जब इसकी रो और कॉलम जाएगा, a12 लिख के इसकी रो और कॉलम डिलीट की जाएगी, तो आपके पास बचा क्या है? a21, a23, a31, a33। उसका आपने डिटर्मिनेंट बना दिया, ये देख सकते हैं, 21, a23, a31, a33। उसके बाद आपने प्लस लगाना है फार्मूला का। ये बात याद करनी है थी आपने, आखिरी दफा आपने प्लस लगाया। देखें, और a13 पे आ जाइए। a13 पे आएंगे तो वहां भी उसकी रो और कॉलम डिलीट करेंगे आप। अब a13 का अगर आप रो और कॉलम डिलीट करते हैं तो बचता है a21, a22। यहाँ पढ़ते जाइए, a21, a22, a31, a32, a31, a32 का डिटर्मिनेंट यूं आपके पास। अब रिजल्ट 2x2 डिटर्मिनेंट्स में है, जिसको आप खोलना यहाँ सीखे हुए हैं। भाई ABCD डिटर्मिनेंट कैसे लेते हैं ये? भाई कोई आप 2x2 डिटर्मिनेंट लेना चाहे तो पहले प्रिंसिपल डायगोनल एंट्रीज का ऑर्डर लेते हैं, a into d माइनस b into c करते हैं। माइनस बीच में फार्मूला का आता है 2x2, हम मैट्रिक्स से जानते हैं, और b into c करेंगे, b को c से मल्टीप्लाई करेंगे।
ये देखें, पहले ए इंटू डी, फिर माइनस और फिर बी इंटू सी। इसका एंटी डायगोनल का प्रोडक्ट बाद में आता है, पहले प्रिंसिपल या मेन डायगोनल की एंट्रीज का प्रोडक्ट आता है। और ये बातें याद रखेंगे आप। क्यों ये है आपके पास 2/2 डिटर्मिनेंट। खैर आगे चलते हैं, बात को लेके आगे बढ़ाते हैं। तो मैंने बताया भी था आपको ऊपर कि ये क्या कहलाती है। दिस इज नोन एज द वैल्यूएशन ऑफ 3/3 डिटर्मिनेंट विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट रो। क्योंकि बाहर आपके पास जो एंट्रीज रखी हुई हैं, A11, A12 और A13 नजर आ रही हैं। ये जो एंट्रीज थी वो फर्स्ट रो की एंट्रीज थी। तो आपने फर्स्ट रो की मदद से, फर्स्ट रो की हेल्प से 3/3 डिटर्मिनेंट खोल दिया है, एक्सपेंड कर दिया है। अब जो बदले में ये 2/2 डिटर्मिनेंट मिले हैं, ये खुलेंगे अभी मजीद, यानी ये भी एक्सपेंड होंगे और रिजल्ट अपना देंगे जब बकायदा ये नंबर्स होंगे। अभी तो फिलहाल सिंपल्स है ना बेटा, ये A1 A2 टू आर जब आप डिटर्मिनेंट लेंगे तो वहां ये एक नंबर होगा, A23 भी एक नंबर होगा, A32 भी एक नंबर होगा और A33 भी, ये सब नंबर्स होंगे। ये बाहर वाले A11 भी नंबर होगा। तो अब जब नंबर्स की फॉर्म में ये इसे एक्सपेंड करेंगे तो बाद में उसमें फर्दर बताऊंगा आपको। नेक्स्ट है कि नोट दैट इट कैन बी इवेल्युएटेड विद द हेल्प ऑफ एनी रो और कॉलम। अब तो मैंने आपको यहाँ पे ये बताया कि ये फर्स्ट रो से एक्सपेंड किया हुआ है, लेकिन यहाँ नीचे बताया जा रहा है कि डिटर्मिनेंट को इस नोट वाली लाइन पे देखिए, किसी भी रो से, मैंने तो फर्स्ट रो से एक्सपेंड किया है, लेकिन बेटा किसी भी रो या किसी भी कॉलम से आप डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक होगी बात। इसके बाद आप आते हैं माइनर ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे। सी एलिमेंट ए आई जे का, ए आई जे कल भी बताया था, लास्ट लेक्चर में बताया था कि ए आई जे का मतलब होता है कोई भी एंट्री, कोई भी एलिमेंट मैट्रिक्स का या डिटर्मिनेंट का। जैसे आई को 1 ले लें और जे को भी 1 ले लें। आई का मतलब होता है रो नंबर और जे का मतलब कॉलम नंबर है, और रो नंबर भी 1 ले रहे हैं और कॉलम का नंबर भी 1 ले रहे हैं। तो एंट्री बन जाएगा आई को 1 और जे को 1 कहने से एंट्री बनेगा A11। यहाँ देखें, ये पहली रो और पहले कॉलम का क्या एंट्री लिखा हुआ है, A11। इसी तरह अगर आप A12 चाहते हैं, यानी अगला एंट्री चाहते हैं, आई को 1 और जे को 2 लिखेंगे A12। आई को 1 क्योंकि फर्स्ट रो में, फर्स्ट रो है तो आई तो 1 रहेगा ना, रो वाइज चलते हुए। अगर आप रो वाइज चलते हैं, फर्स्ट रो में जाते हैं, पूरी फर्स्ट रो में आई तो 1 रहेगा। हाँ, कॉलम नंबर चेंज होंगे, जैसे ही आप स्किप करके अगले कॉलम पे जाएंगे तो कॉलम नंबर चेंज हो जाएगा। जैसे फर्स्ट कॉलम है ये तो J1 होगा, सेकंड कॉलम का J2 होगा और थर्ड कॉलम का J3 होगा। तो लेकिन रो चुके पहले ही है तो इसलिए आपका आई जो है वो 1 ही रह रहा है, आई 1 ही रह रहा है। अगर आप देखें पहला नंबर देखें तो 1 रह रहा है। मेरा ख्याल है कि बातें ये बड़ी आसानी से आपको समझ आ जाएंगी जो मैं बता रहा हूँ। ये देखें, किसी को हमने एक्सपेंड किया हुआ तो आपके पास मैट्रिक्स से सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा हुआ है A11, A12, A13, A21, A22, A23 एंड A31, A32, A33 लिखा हुआ है। अब आप माइनर सीखना चाहते हैं किसी भी एलिमेंट का, तो माइनर ऑफ ए आई जे यानी किसी भी एंट्री का, किसी भी, चाहे A11 का चाहे A12 का, जब हम आई और जे को स्पेसिफिक नंबर्स दे देंगे, वैल्यूज दे देंगे तो बात बन जाएगी। आप देखें पहले सिंबल पढ़ते हैं ना, तो ए आई जे का माइनर एम आई जे से जाहिर होता है। एम फॉर माइनर, किसका, ए आई जे एंट्री का एम आई जे होगा। और ये क्या होगा, ये माइनर क्या होता है, अब ये कह रहा है ये क्या होगा, ये डिटर्मिनेंट होगा। ये जो माइनर है ये डिटर्मिनेंट होगा। और ये मिलेगा कैसे, ये डिटर्मिनेंट मिलेगा ऐसे, obtained by deleting ith row and jth column of A। कि आप अगर एम आई जे चाहते हैं, एम आई जे किसका माइनर था, माइनर ऑफ ए आई जे था, माइनर ऑफ, यही आप पढ़ रहे हैं ना, ए आई जे का माइनर था। तो आप उस एंट्री की यानी ए आई जे की ith रो भी डिलीट कर दें, ith रो और jth कॉलम जो है, क्योंकि आई रो नंबर होता है और जे यहाँ पे कॉलम नंबर है, तो jth कॉलम जो है, ith रो jth कॉलम ये डिलीट कर देंगे। तो आपको डिटर्मिनेंट डिलीट करके, आपने सिर्फ डिलीट ही नहीं करना, आपने डिलीट करके क्या ले लेना है, डिटर्मिनेंट ले लेना है। वो जो डिटर्मिनेंट होगा वो माइनर की वैल्यू होगी। अब जरा समझिएगा कैसे बात है ये। माइनर ऑफ A11 चाहते हैं मिसाल के तौर पे, देखिए मैंने कहा स्पेसिफिक कर लेंगे। पहले तो हम जनरल बात कर रहे थे, जनरली हम किसी भी एंट्री को ए आई जे कहते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली या पर्टिकुलरली जब हम आई और आई को भी 1 ले रहे हैं, A11 का मतलब है आई भी 1 ले रहे हैं, जे भी 1 ले रहे हैं, तो A11 की आप माइनर चाहते हैं तो उसको डिनोट किससे करते हैं, देखिए ए आई जे का माइनर एम आई जे था, तो आप A11 आई को भी 1 ले रहे हैं, जे को भी 1 ले रहे हैं, तो यहाँ भी आई भी 1 हो जाएगा, जे भी 1 हो जाएगा, M11 से डिनोट हो गया।
पुट आई इज इक्वल टू 1 एंड जे इज इक्वल टू 1। बेटे समझ आ गई होगी आपको। अब करना कैसे, मिलेगा कैसे, मिलेगा ऐसे कि आप उस एंट्री पे जाएं, कौन सी A11 एंट्री पे जाते हैं जी। ये देखें, ये थी A11 और आपसे कहा था आईएथ रो मतलब फर्स्ट रो और जेथ कॉलम यानी फर्स्ट ही कॉलम, क्योंकि यहाँ भी 1 है, दोनों नंबर 1 1 है, तो पहली रो जाएगी जी, पहला ही कॉलम डिलीट हो जाएगा। यहाँ कह रहा था डिलीट कर दे आईएथ रो एंड जेथ कॉलम यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो भी डिलीट, ये देखिए फर्स्ट कॉलम भी डिलीट। तो बचा क्या, बचा A22 A23। ये पढ़िएगा जरा, A22 A23 A32 A33 जो एंट्रीज बचे हैं उनका डिटरमिनेंट बना लें। उन्हें कहा था उसने कि डिटरमिनेंट होगा माइनर एक डिटरमिनेंट के बराबर है, तो आपने डिटरमिनेंट लिया और जो बात बताई थी बेटे वैसे ही किया। इसी तरह से बेटे A12 तो आपने A12 पे चले जाना है और इसकी रो और कॉलम डिलीट कर देनी है। वो माइनर, ये वही माइनर्स हैं तो यहाँ नजर आ रहे हैं। अभी बताऊंगा, मैंने कहा था ना मैं आपको एक्सपेंशन सिखाऊंगा, ये फार्मूला बताऊंगा, ये फार्मूला भी मैं डिराइव भी करने वाला हूँ। तो ये वैसे वही माइनर्स हैं, लेकिन आपको फिर वापस ले जाता हूँ, इन्हीं एंट्रीज के माइनर हैं जो एंट्रीज बाहर हम A11 A12 और A13 लिख रहे थे ना, फर्स्ट रो की एंट्रीज। एक्चुअली ये मैंने फर्स्ट रो की एंट्रीज के माइनर लिखे हैं। ये पहली रो थी ना बेटा आपकी A11 A12 और A13 जिसकी एंट्रीज है, ये फर्स्ट रो है। तो मैं फर्स्ट रो की एंट्रीज के माइनर लिखे जा रहा हूँ। ये सारी फर्स्ट रो की एंट्रीज के माइनर हैं। क्या आप सिर्फ यही कर सकते हैं? नहीं, आप सेकंड रो की एंट्रीज के माइनर भी लिख सकते हैं, आप थर्ड रो की एंट्रीज के माइनर भी लिख सकते हैं। यानी आपके पास 9 माइनर्स होंगे, क्योंकि आपके पास मैट्रिक्स या डिटरमिनेंट में 9 एंट्रीज है बेटा। A11 A12 A13 ये टोटल अगर आप देखें A33 तक जाएं तो 9 एंट्रीज बनती हैं। तो हर एंट्री का माइनर लिखा जा सकता है, तो आपके पास 9 माइनर्स होंगे। खैर चलें आगे चलते हैं, बात करते हैं। माइनर तो आपके समझ में आ गया मेरे ख्याल में। कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट Aij क्या होता है? देखिए बेटा, पहले फार्मूला पढ़ना है। कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट Aij, अब माइनर की सिंबल MIJ थी, लेकिन कोफैक्टर की जो सिंबल है आपकी बुक में रिकमेंडेड है वो कैपिटल Aij है इसलिए। यानी अगर एलिमेंट Aij है तो उस एलिमेंट का कोफैक्टर होगा कैपिटल Aij। इस स्मॉल ए की जगह पे कैपिटल ए लिख देना है, बाकी आई और जे नहीं चेंज करने, आई और जे वही आ जाएंगे। और अच्छा, पास O लेवल और A लेवल्स की बुक्स में जो कोफैक्टर ऑफ Aij जो है ना बेटे, इसे कैपिटल ए हमारी बुक में है, उसे वो कोफैक्टर को C से डिनोट कर देता है, Cij कहता है, जो मुझे ज्यादा अच्छा लगता है C से कहना। लेकिन चले जिस तरह हमारी बुक चल रही है, अब एग्जाम्पल करेंगे तो वहां आपको कोफैक्टर कैपिटल ए से, या बुक पे एक्सरसाइज करेंगे तो वहां पे कैपिटल ए से नजर आएंगे कोफैक्टर्स लिखे हुए, और मैं आपको Cij पे बताऊं तो शायद आपकी अच्छे से समझ नहीं आपको लगेगी। इसलिए वही काम करते जैसे हमारी बुक में है। हम कोई O लेवल A लेवल्स की बुक्स नहीं स्टडी करने जा रहे, अपनी टेक्स्ट बुक देखने जा रहे हैं। तो बहरहाल चलें आगे चलते हैं, बात करते हैं। तो Aij का, स्मॉल Aij का कोफैक्टर हो गया कैपिटल Aij। मिलेगा कैसे? फार्मूला है -1 की पावर इन्हीं आई और जे का। ये जो आई और जे थे नीचे 2 नंबर नजर आ रहे हैं, इन दोनों को आपने ऐड कर देना है। ये जो नीचे आई और जे थे इनको आपने ऐड अप कर देना है। देखिएगा ये मैं बात क्या कर रहा हूं, ये गौर से देखिए, आई और ये वाला जे, -1 की पावर में ये दोनों यहाँ पे ऐड हो जाएंगे और साथ MIJ आएगा जो कि इस Aij का माइनर था। यानी कोफैक्टर के फार्मूला में कौन यूज हो गया? माइनर इसमें यूज हो गया। इसका मतलब माइनर पढ़े बगैर, माइनर को अंडरस्टैंड किए बगैर आप ये पढ़ ही नहीं सकते हैं, आपको कोफैक्टर समझ ही नहीं आ सकते हैं। यानी कोफैक्टर के फार्मूले में क्या आ गया? देखिए, पढ़ तो कोफैक्टर रहे थे लेकिन इन्वॉल्व कौन हो गया? माइनर इन्वॉल्व हो गया। इसलिए पहले आपको क्या बताया है? कोफैक्टर पढ़ने से पहले माइनर बताया है, MIJ बताया है, Aij से, कैपिटल Aij से पहले। और कोफैक्टर ऑफ स्मॉल Aij क्या होता है? कैपिटल Aij। ये देखिएगा। बहरहाल जी, खैर बात करते हैं जी। कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट स्मॉल a11, कैपिटल A11 होगा सिंबॉलिकली, जैसे स्मॉल Aij का कोफैक्टर कैपिटल Aij था। तो भाई मिलेगा कैसे? डेफिनेटली आई भी 1 है, जे भी 1 है। इन 1 1 को आई और जे का सम फार्मूला था I प्लस जे, -1 की पावर I प्लस जे था, तो -1 लगाइए एज इट इज। आई और जे का सम लीजिए तो I भी 1 नजर आ रहा है, जे भी 1, 1 + 1, इन दोनों नंबरों का सम ले लेना है -1 की पावर में, और M11 साथ आना है क्योंकि A11 का माइनस M11 होता है।
माइनर के साथ भी वही आई और जे अटैच कर देते हैं जो इस एंट्री के आई और जे थे। एंट्री के साथ 1 1 लिखा हुआ है तो M11 वहां भी 1 1 आ जाएगा। अब M11 कैसे मिलता है? ये माइनर है A11 का। माइनर ऑफ A11 क्या होता है? M11 क्या है? अभी बताया था प्रीवियसली, माइनर ऑफ A11। और माइनर मिलता है उस A11 की रो कॉलम डिलीट करके। वापस चले जाइए मैट्रिक्स में, वापस जाके देखिए कहाँ था आपके पास A11। इसकी रो भी डिलीट होगी, इसका कॉलम भी डिलीट होगा। जरा गौर कीजिएगा, ये है, ये रहा A11, ये रो गई, ये कॉलम गया तो पीछे बचा A22 A23 A32 A33। अब इसे याद रखिएगा, A22 A23 A32 A33। अगर आप गौर फरमा लें तो मैंने क्या एंट्रीज लिखे हुए हैं? A22 A23 A32 A33, वही बात कर रहा था ना। और ये -1 का स्केयर कहाँ गया भाई? आप जानते हैं -1 की इवन पावर, बेटे 1 + 1 2 बना है ना, 2 to स्क्वायर और -1 का स्क्वायर इवन पावर है, और इवन पावर में +1 हो जाना है तो इस फैक्टर पहले वाले ने +1 हो जाना है, तो क्या रह जाना है? 1 × M11। भाई 1 × M11 क्या बचा? M11 इसलिए बचा हुआ है और मैंने वो बता दिया आपको कैसे आया हुआ है। अब आते हैं को फैक्टर ऑफ स्मॉल A12, बिल्कुल उसी तरह से कैपिटल A12, बिल्कुल उसी तरह से फार्मूला। -1 की पावर इन 1 और 2 का सम लेना है आपने, 1 और 2 का सम लेके आपने साथ माइनर लिखना है M12, और माइनर के साथ वही नंबर अटैच करने हैं जो एलिमेंट के नंबर्स थे, यानी 1 और 2। और अब माइनर कैसे मिलेगा? A12 इस A12 की रो, इसी एंट्री की रो भी डिलीट और इसी का कॉलम, यानी फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम ये डिलीट हो जाएंगे। फर्स्ट रो डिलीट हो जाएगी और सेकंड कॉलम। तो ये देखेंगे तो माइनर इसी तरह से आपने ये लिखते जाना है। कोफैक्टर्स की वैल्यूज आ गई है बेटे, कैपिटल A11, कैपिटल A12 और कैपिटल A13। ये सीखा है हमने कि इनकी वैल्यूज क्या हैं। अब आगे बेसिक डेफिनेशन लिखी हुई है, और जो मैंने पहले स्टार्ट में फार्मूला लिखा हुआ है वो इस बेसिक डेफिनेशन की वजह से। ये बेसिक डेफिनेशन क्या है? ये बेसिक डेफिनेशन ये है कि किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट यानी ए डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होता है? द सम ऑफ द प्रोडक्ट्स। ये बड़ी अहम बात लिखी गई यहाँ पे बेटा, याद रखिए। द सम ऑफ, सबसे पहले द सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ एंट्रीज ऑफ अ रो। किसी एक रो की एंट्रीज उठाएं या किसी एक कॉलम की एंट्रीज उठाएं। यहां मैंने रो की उठाई हुई है अपने एग्जांपल में। रो की एंट्रीज ने किसी भी रो ऑफ आ रो, यानी ऑफ एनी रो, एक रो की यानी एक मतलब कोई सी भी रो हो सकती है। मैंने वैसे वो फर्स्ट रो ली हुई है, मैंने फर्स्ट रो की एंट्रीज उठानी है, उनका मैंने प्रोडक्ट लेने। अब प्रोडक्ट किन के साथ लेने आएगा? प्रोडक्ट, अच्छा, ऑफ अ रो और कॉलम ऑफ ए बाय, ये प्रोडक्ट के बाद बाय पढ़िएगा। प्रोडक्ट किसके साथ लेने? बाय द कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स ऑफ द सेम रो और कॉलम। भाई एंट्रीज का, एंट्रीज ऑफ अ रो, कॉलम की बात मैं अभी कर ही नहीं रहा, सिर्फ रो पे रह जाए आप। देखिए बेटा, जो काम रो के लिए कर सकते हैं वो कॉलम के लिए भी कर सकते हैं। डेफिनेशन तो मुकम्मल तौर पे यही है, लेकिन हम तो यहाँ पे फर्स्ट रो की एंट्रीज को डिस्कस कर रहे हैं, तो आप वहीं तक कन्फाइंड रहे ना, आप आगे ना जाएं, आप वहीं तक रहें कि रो की एंट्रीज, फर्स्ट रो की एंट्रीज आपने ली हुई है। वो क्या थी? वैसे वो थी A11, A12 और A13 थी, अगर आपको याद हो। आप लोग क्या करना है? आपने प्रोडक्ट्स लेने हैं उन एंट्रीज के, यानी इन एंट्रीज के, एंट्रीज ऑफ अ रो के, वहां किनके साथ? कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स ऑफ द सेम रो। आपने इन्हीं एंट्रीज के कोफैक्टर्स के साथ, तो इसका कोफैक्टर क्या है? कैपिटल A11। इसका कोफैक्टर कौन है? कैपिटल A12। वही नंबर असाइन करें, 1 1 है तो 1 1 असाइन करें, 1 2 है तो 1 2 असाइन करें, 1 3 है तो 1 3 असाइन करें, और बनेगा कैपिटल A13। अब आपने करना क्या है? A11 को कैपिटल A11 के साथ प्रोडक्ट्स, क्या पढ़िए, आपने प्रोडक्ट्स लेने हैं, मल्टीप्लाई कर देने हैं। तो स्मॉल A12 को, स्मॉल A11 को कैपिटल A11 से, स्मॉल A12 को कैपिटल A12 से प्रोडक्ट लेना है, मल्टीप्लाई कर देना है, और मल्टीप्लाई करना है स्मॉल A13 को उसी के कोफैक्टर कैपिटल A13 से। ना सिर्फ प्रोडक्ट्स लेने हैं, शुरू में पढ़े तो सम भी लेना है, तो इनको मल्टीप्लाई करके इन्हें आपस में ऐड करते जाना है। सम ऑफ द प्रोडक्ट्स पढ़िए जरा, सम ऑफ द प्रोडक्ट्स, यहां से सम ऑफ द प्रोडक्ट्स, बड़ी इंपॉर्टेंट बात। तो सम तो लेते जा रहे हैं ना बेटा, किनका लेते जा रहे हैं? प्रोडक्ट्स का, प्रोडक्ट्स का और प्रोडक्ट्स। इसका प्रोडक्ट A11 क्योंकि रो 1 की पहली एंट्री थी, फर्स्ट रो की फर्स्ट एंट्री थी A11, उसको उसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई किया हुआ है। फिर A12 को भी उसी के कोफैक्टर से प्लस करते जा रहे हैं, A13 को भी उसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ले रहे हैं। ये बेसिक डेफिनेशन है, एमसीक्यूज में आएगी बेटा ये, और बड़ी जरूरी डेफिनेशन है।
जिसके बगैर आपका कॉन्सेप्ट अधूरा है। और मैं कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में बड़ा गौर करवाता हूँ बेटा, जिसके बगैर में अभी देखें एक्सरसाइज का हमने ई भी नहीं पढ़ा, आजकल बच्चे कहते हैं, लेकिन देखें हमें एक्सरसाइज हमने स्टार्ट ही नहीं की है 4.2, लेकिन बिफोर स्टार्टिंग एक्सरसाइज मैंने कहा बड़ा जरूरी है, क्योंकि आपने इन कॉन्सेप्ट्स नहीं अगर आपके बनेंगे तो आपको एक्सरसाइज की बेहतर अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाएगी। आप देखिए यहाँ पे कैपिटल A11, कैपिटल A12 और कैपिटल A13 की यहाँ पे वैल्यूज पुट की हुई है। मैं बताता हूँ कैसे। स्मॉल A11 वैसे का वैसा उतारा है ना आपने। कैपिटल A11 पीछे जाइए जरा थोड़ा सा, तो आपको कैपिटल A11 की वैल्यू नजर आ जाएगी। अभी पीछे देखिए कैपिटल A11 की वैल्यू ये लिखी हुई है, ये वैल्यू है। कैपिटल A11 की वैल्यू क्या थी, A22 A23 ये वैल्यू थी कैपिटल A11 की, फाइनलाइज होती आई हुई है। और कैपिटल A12 की ये वाली और कैपिटल A13 की ये वैल्यू, ये डिटर्मिनेंट्स में ये तीन डिटर्मिनेंट्स उठा लेने हैं आप। पहला किसका, कैपिटल A11, A22 A23 A32 A33 ये लिख दिया। अगर आप कैपिटल A12 की वैल्यू देखें तो वो माइनस साइन के साथ आ रही है, माइनस यहाँ पे गलती से लिखा हुआ, ये ठीक कर दीजिए। ये डिटर्मिनेंट नेगेटिव साइन के साथ आना था, यहाँ मैंने लिख दिया है, यहाँ ये माइनस यहाँ लगाना है, अटैच करना है इस डिटर्मिनेंट के बाद। तो माइनस के साथ है तो माइनस वहां आ जाएगा, इसलिए ही माइनस आ रहा है बाउंड्री एंट्री। आप फार्मूला में गए थे ना, तो मैंने कहा था आपने पहली एंट्री A11 तो प्लस से लेनी है, लेकिन नेक्स्ट माइनस से लेनी है, और अगली एंट्री M13 प्लस साइन के साथ है ना, यहाँ प्लस ही आना है। लिहाजा आपके पास यही वही फार्मूला डिराइव हो गया। अगर आप गौर फरमाएं जो हमने स्टार्ट में पढ़ा था, तो आप इसको गौर से जरूर देखिएगा, समझिएगा। आगे चलिए, मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको इस डेफिनेशन को उस वैल्यूएशन ऑफ डिटरमिनेंट के साथ अटैच करके दिखाऊं, जोड़ के दिखाऊं कि कैसे वहां से आया है। अच्छा, अब आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स विद द हेल्प ऑफ विच हेल्प इन देयर इवैल्यूएशन। देखें, आपने प्रॉपर्टीज पढ़नी है डिटरमिनेंट्स की, जो क्या करेंगी, जो हेल्प करेंगी इन देयर वैल्यूएशन, यानी डिटरमिनेंट्स की वैल्यूएशन। देयर मतलब यहाँ पे डिटरमिनेंट्स की वैल्यूएशन में आपकी हेल्प करेंगी, वो प्रॉपर्टीज पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है कि किसी, अच्छा ये एक बात सुन ले बेटा गौर से, ये जो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स हैं, इन पे तो बकायदा क्वेश्चंस के क्वेश्चंस बल्कि पूरी एक्सरसाइज लिखी हुई है बेटा। आप इन प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट से गो थ्रू हुए बगैर एक्सरसाइज बिल्कुल भी नहीं समझ सकेंगे। लिहाजा बेटा प्लीज इस बात पे गौर करना कि सबसे पहले आपने ये सारी प्रॉपर्टीज जो है अच्छे से समझ लेनी है। मैं समझाता हूँ। देखिए, मेरा ये लेक्चर जो है वो ज्यादा इन्हीं चीजों की तरफ पहले स्टार्ट में फोकस रखूंगा मैं अपना, कि आप इनको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर दें। अब देखिए मेरी बात सुने, फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स से पहली प्रॉपर्टी है ए का डिटरमिनेंट उतना ही रहता है जितना ए के ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट, यानी कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप ए का डिटरमिनेंट लें या उसके ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट लें। देखिए ये बातें जरा गौर से समझिएगा। ए का डिटरमिनेंट लें या उसके ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट लें, तो मैंने क्या बताया, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक जितना ही जवाब आता है। चलिए इसकी मिसाल देते हैं। मेरे पास एक मैट्रिक्स ए है, चले मैं 1 2 3 4 ऐसे 2x2 से मिसाल ले रहा हूँ। आप कह रहे होंगे ये मैट्रिक्स 2x2 ही क्यों ले रहे हैं, हम तो यहाँ 3x3 भी पढ़ रहे हैं। भाई 2x2 का डिटरमिनेंट बड़ी जल्दी एक्सपैंड हो जाता है और आपको समझ बड़ी जल्दी आ जाएगी, इसलिए मैंने ऐसा किया है कि 2x2 डिटरमिनेंट मैट्रिक्स ले लिया ए। अब आप देखें तो ए का डिटरमिनेंट लेके दिखाता हूँ, और पहले ए का ट्रांसपोज भी बल्कि ले लेते हैं। देखिए पहले ए का ट्रांसपोज ले लेते हैं। ए का ट्रांसपोज कैसे लेते हैं, रो 1 2 का कॉलम बना दें और रो 3 4 पढ़े ना उसका भी कॉलम बना दें। मैंने ए और ए ट्रांसपोज लिखे हैं। मैट्रिक्स ए क्या नजर आ रहा है आपको, मैट्रिक्स ए नजर आ रहा है क्या, मैट्रिक्स ए है 1 2 3 4। अब जरा इनके मैं डिटरमिनेंट्स लेता हूं। पहले ए का डिटरमिनेंट लेके दिखाता हूं, होगा 1 2 3 4 का डिटरमिनेंट 4 6 बेटे -2 आ रहा है। अब मैं इस ए ट्रांसपोज पे भी डिटरमिनेंट अप्लाई कर दूंगा। ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट आएगा 1 3 2 4 का, यानी डिटरमिनेंट क्योंकि ए ट्रांसपोज 1 3 2 4 हो गया था ना, इसकी भी दोनों तरफ डिटरमिनेंट ले रहा हूं, तो ये 4 6 ये भी आ रहा है और इसका जवाब भी -2 ही आ रहा है। अगर आप गौर फरमाएं, ए डिटरमिनेंट का भी वही जवाब है जो ए के ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट का भी वही आंसर है। इसका मतलब है ये बात बिल्कुल फैक्ट है, किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट और उसके ट्रांसपोज के डिटरमिनेंट में कोई चेंज नहीं आता। नेक्स्ट है, यानी सेम रहते हैं। इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए
या जब भी पढ़ेंगे आप पढ़ेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, ये बातें सारी जगह भी आपको नजर आ रही होंगी। असल में बात ये है बेटा कि डिटर्मिनेंट सिर्फ डिस्कस ही स्क्वायर मैट्रिक्स का होता है। कभी भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जिसकी रोज और नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स अनइक्वल हो, उसका कभी भी आप डिटर्मिनेंट नहीं देखते, उसका कभी भी डिटर्मिनेंट हम ले ही नहीं सकते, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड नहीं करते। लिहाजा आपने याद रखना है कि अगर आप डिटर्मिनेंट लेना चाहते हैं, डिटर्मिनेंट डिस्कस होता है तो जस्ट स्क्वायर मैट्रिक्स का। आगे बात करते हैं, फिर वापस आए स्क्वायर मैट्रिक्स ए, जिसमें क्या हो, इफ इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए टू रोज और टू कॉलम्स आर इंटरचेंज, द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज माइनस ए डिटर्मिनेंट, यानी नेगेटिव साइन आ जाएगा। आपको आसान भाषा में बताऊं, बात यह है कि कह रहा है कि अगर आप किसी डिटर्मिनेंट में कोई सी दो रोज या कोई से दो कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज कर दें, कोई सी दो रोज को या कोई से दो कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज कर दें, तो वैल्यू उसकी नेगेटिव साइन के साथ आ जाएगी। मैं एक मिसाल देता हूं, मेरे पास एक डिटर्मिनेंट है 2 1 3 4, मैंने वैसे एक मिसाल दे रहा हूं, आप कुछ भी ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है। आप जरा इसका वैसे पहले डिटर्मिनेंट लें, ये मेरा ए है, मैंने मिसाल दी। आप इस ए का डिटर्मिनेंट पहले तो जेन्युइन डिटर्मिनेंट लेना, अभी कुछ नहीं किया, अभी इंटरचेंजिंग नहीं की दो रोज की। जेन्युइनली क्या होगा कि 2 1 3 4 का डिटर्मिनेंट हो जाएगा 8, 2 4 8 माइनस 3 1 3, बेटा 5 आया है। अब आप ये करें कि आप वो जो बात आपको बता रहा था मैं, अभी क्या करना था आपने इसके अभी तक वो फाइंड नहीं किया, ये इंटरचेंज नहीं किया। अब आपको चाहिए कि आप इंटरचेंज करके देखें कि क्या होता है। आपने यहाँ क्या प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, मैं वापस लेके आता हूँ। आपने पढ़ा कि अगर कोई सी दो रोज या कोई से दो कॉलम्स को आपस में क्या कर दें, इंटरचेंज। आए मैं इसकी दो रोज इंटरचेंज कर देता हूँ, इंटरचेंजिंग को लिखते हैं R12, क्या लिखते हैं R1 goes to R2 and R2 goes to R1। रिवर्सिबल, जैसे केमिस्ट्री में रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, देखें ये इंटरचेंजिंग साइन है कि R1 किधर जा रही है R2 की तरफ। वैसे आप कॉलम्स को भी कर सकते हैं कोई से, ठीक है बेटा। रोज को मैं इंटरचेंज कर रहा हूं, तो देखें आप क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स क्या बन जाएगा, और बाद में मैं उसका डिटरमिनेंट दूंगा। पहले तो देखें इंटरचेंज कर रहा हूं मैं, तो यहाँ 3 4 आ जाएगी, सेकंड रो आ जाएगी फर्स्ट रो की जगह पे, और 2 1 हमारी फर्स्ट रो थी। भाई मैंने इन दोनों को रोज को इंटरचेंज करके दिखाया है। अब डिटरमिनेंट लेने लगा हूं, तो क्या आया 3 1 3 माइनस 4 2 8, ये तो जवाब बेटा बना -5। अब देखिए पहले जवाब 5 था और अब आंसर आपका -5 है। क्या पता चला, क्या पता चला कि डिटरमिनेंट के आंसर पहले 5 था, -5 हो गया। क्या साइन आपको चेंज होता नजर नहीं आ रहा? क्या उसके साथ 5 का 5 ही रहा, लेकिन साथ एक एक्स्ट्रा नेगेटिव साइन नहीं आ गया? ये बता रहा था कि अगर दो रोज या कॉलम इंटरचेंज हो जाए तो वैल्यू जो है डिटरमिनेंट की उसके साथ नेगेटिव साइन आ जाता है, वो एडिटिव इनवर्स हो जाती है। दूसरे लफ्जों में इसे एडिटिव इनवर्स भी पढ़ते हैं इस नेगेटिव साइन को। नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं थर्ड प्रॉपर्टी, स्क्वायर मैट्रिक्स से इसकी दो रोज चाहे आइडेंटिकल होता है, सेम रोज, और टू कॉलम्स आइडेंटिकल हो तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट 0 होती है। और ये बार बार क्वेश्चंस के अंदर ये दो प्रॉपर्टीज अगली भी डिटरमिनेंट को 0 होने वाली, क्योंकि आपके क्वेश्चंस ये होंगे प्रूव द डिटरमिनेंट इज 0 विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टीज। आपको क्वेश्चंस ऐसे दिए जाएंगे एक्सरसाइज के, जिनमें आपने डिटरमिनेंट को 0 साबित करना होगा, उसकी वैल्यू को 0 साबित करना होगा। तो ये दो बड़ी ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज आपकी बार बार फ्रीक्वेंटली यूज प्रॉपर्टीज होने जा रही है, जिनमें पहले मैं 3 एक्सप्लेन करूंगा आपको। जरा इस 3 को समझ लेते हैं। 3 को समझने के लिए आप ये देखें क्या बात की जा रही है। देखिए मैं थर्ड की प्रॉपर्टी को समझाने के लिए आपको एक बात बताता हूं। मैं इस तरह करता हूं, आपको दिखाता हूं कि कोई ऐसी एग्जांपल जिसमें दो रोज एक जैसी हो। जैसे मैंने पहली रो 1 2 ले रहा हूं काफी देर से, दूसरी रो भी 1 2 ही ले लेता हूं। अब देखें तो दोनों रोज बिल्कुल आइडेंटिकल है ना। अब जरा डिटरमिनेंट लेके देखते हैं। 1 2 2 माइनस 8 2 1 2 थी, -2 0 आ जाएगा। तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट क्या साबित किया मैंने, 0 हो नहीं गया। तो बताया कि अगर दो रोज आइडेंटिकल हो या दो कॉलम्स आइडेंटिकल हो, ये भी देख सकते हैं। चले मैं एक कॉलम लेता हूं 3 4, नेक्स्ट कॉलम भी ले लेता हूं 3 4। मेरे पास एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसके दो कॉलम बिल्कुल एक जैसे हैं। अब मैं इसका डिटरमिनेंट लेता हूं 3 4 3 4 का डिटरमिनेंट। बेटे क्या आएगा, देखिए 3 4 12, डिटरमिनेंट बोलना आता है ना 2 by 2, भी स्टार्ट में बताया था। 12 - 12 z क्या होगा 0,
तो आपने देखा कि कॉलम्स भी अगर आप एक जैसे लें तब भी और रोज अगर एक जैसे लें तब भी वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ईच केस में 0 हो जाती है। नेक्स्ट है बेटे प्रॉपर्टी नंबर 4। आप देखें तो आपने अब तक 3 प्रॉपर्टीज पढ़ ली, 1 2 3। अब फोर्थ पे आते हैं तो ये कहता है कि इफ ऑल द एंट्रीज ऑफ अ रो और कॉलम ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए आर 0, किसी एक रो में किसी एक रो में या एक कॉलम में कॉलम कि सारे एंट्रीज 0 हो, ऑल एंट्रीज उसके 0 हो, आर 0, तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट 0 होती है। इस तरह पढ़ना है आपने डिटरमिनेंट को, इस प्रॉपर्टी को। सॉरी, आप देखें मैं किसी एक रो की सारी एंट्री 0 कर देता हूँ। मिसाल के तौर पे मैंने फर्स्ट रो की एंट्री सारी 0 कर दी। अब खोल के देखिए डिटरमिनेंट को, 0 4 0, 0 3 0, 0 माइनस 0 क्या जवाब होगा 0। आप किसी भी रो या कॉलम की एंट्री 0 तो करके देखें, डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आपको नजर आएगी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है दोनों, मैं बार बार कह रहा हूँ। ये क्वेश्चंस ज्यादातर इन्हीं के ऊपर लिखे हुए हैं। और आगे चलते हैं फिफ्थ प्रॉपर्टी की तरफ। तो पांचवी प्रॉपर्टी कहती है कि इफ द एंट्रीज ऑफ अ रो और अ कॉलम ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए आर मल्टीप्लाइड बाय अ स्केलर यानी नंबर के which k belongs to r, k कोई रियल नंबर है, किसी रियल नंबर से, इवन कॉम्प्लेक्स से भी कर सकते हैं, then the determinant of a resulting matrix is k times the determinant of a, वो k times हो जाएगी। ये क्या बात है, किस तरह की बात की है उसने, मैं आपको समझाता हूँ। बात बड़ी जो तलब है, जरा सीखिएगा, मैं इसकी पूरी डिटेल से आपको बात बताऊंगा। मिसाल के तौर पे पहले एक फर्जी सा डिटरमिनेंट ले लेते हैं 1 2 3 4। अभी कुछ भी नहीं किया, किसी रो को किसी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं किया, या तो कह रहा है कि एक रो या एक कॉलम की एंट्रीज को आप किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करें। वो मैं बात की बात है, अभी कुछ नहीं किया, जेन्युइन बात कर रहा हूँ, ओरिजिनल बात कर रहा हूँ। ओरिजिनली अभी एक डिटरमिनेंट के साथ अभी कुछ नहीं हुआ, तो इसकी वैल्यू कितनी है, 4 - 6 है। 4 - 6 बनेगी ना डिटरमिनेंट की वैल्यू, यानी -2 आ जाएगी। अब मैं कुछ करने लगा हूँ, वो काम करने लगा हूँ जिस प्रॉपर्टी में कहा जा रहा है। मैं मसलन फर्स्ट रो की एंट्रीज को 5 से मल्टीप्लाई करने लगा हूँ, 5 टाइम्स R1 लेने लगा हूँ। बेटा फर्स्ट रो की एंट्रीज को मैं 5 से, जैसे वो कह रहा था कि किसी रो की एंट्रीज को या कॉलम की एंट्रीज को किसी नंबर से, किसी स्केलर से, k से, और k मैंने 5 ले लिया है, से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो 5 को पहली रो से जब मल्टीप्लाई करूंगा, 5 1 5, 5 2 10, यहाँ 5 और 10 बन जाएंगे बेटा। यहाँ पे एंट्रीज बदल जाएंगे ना, पहली रो से मल्टीप्लाई 5 से होके 3 4 अपनी जगह पे, मैं वहां कुछ नहीं कर रहा, मैंने तो सिर्फ फर्स्ट रो से कहा था ना, और प्रॉपर्टी भी यही कह रही थी। अब इसकी वैल्यू लेके देखते हैं। तो 5 4 कितना होता है, 5 4 20 होगा, और 10 3 कितना होता है, 10 3 30। आंसर कितना हुआ, आंसर हुआ -10। ये आंसर क्या आया, 5 टाइम्स, जरा गौर कीजिए, मैं ब्रैकेट में 5 × -2 -10 होता है ना। -2 किसकी वैल्यू थी, -2 डिटरमिनेंट की वैल्यू थी, ए डिटरमिनेंट की वैल्यू थी, यानी किसी डिटरमिनेंट मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट की वैल्यू थी। 5 वैसे का वैसा, और ए डिटरमिनेंट आपके पास इससे पहले आया हुआ था -2। तो आपने देखा कि आपने सिर्फ एक रो को मल्टीप्लाई किया हुआ था 5 से, और डिटरमिनेंट की वैल्यू उसी नंबर टाइम्स होगी जिससे आपने मल्टीप्लाई किया था, 5 से किया था ना, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू 5 टाइम्स हो जाएगी। इसी बात को रिवर्स में भी देखा जा सकता है, और मोस्टली हम क्वेश्चन रिवर्स टेक्निक के वाले करते हैं। मतलब मेरे पास 5 10 3 4 अगर मेरे पास हो, यानी मैं क्या बताना चाहता हूँ, किसी डिटरमिनेंट में कोई रियल नंबर कॉमन हो किसी एक रो में से या किसी एक कॉलम में से। दोबारा सुनिए, किसी डिटरमिनेंट में उसकी किसी भी रो से या किसी भी कॉलम से कोई नंबर कॉमन हो, तो बेटा उसे कॉमन लिया जा सकता है। फर्स्ट रो से 5 कॉमन है ना, तो आप फर्स्ट रो से 5 कॉमन भी ले सकते हैं। 5 1 5 2 10 3 4, ये कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी ये वैलिड है, ये प्रॉपर्टी है। देखिए बेटा 5 टाइम्स हो जाएगा डिटरमिनेंट। अच्छा, यहाँ एक बात ज़हन-ए-नशीन रखें, डिटरमिनेंट बिल्कुल मुख्तलिफ है मैट्रिसेस से बड़े एस्पेक्ट्स में, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, बड़ी अहम बात है, जिसमें डिटरमिनेंट बिल्कुल डिफर कर रहा है मैट्रिक्स से। कैसे, मैट्रिक्स में जब कोई नंबर कॉमन लेते थे तो वो पूरे मैट्रिक्स से कॉमन आता था, यानी अगर आप 5 कॉमन लेते हैं किसी मैट्रिक्स में से, तो उस मैट्रिक्स की हर एंट्री, ऑल एंट्रीज उस मैट्रिक्स की उस 5 से डिवाइड होती थी। जबकि डिटरमिनेंट में सिर्फ फर्स्ट रो से ही, मैंने सेकंड रो को तो कोई लेना देना नहीं है इसके साथ, हमने कॉमन कहां से लेके बाहर लिख दिया है। तो अगर कॉमन किसी एक रो से भी कॉमन हो तो भी डिटरमिनेंट्स में कॉमन लिया जा सकता है, या एक कॉलम से भी कॉमन हो तो कॉमन लिया जा सकता है,
ये अल्टरनेट केस बेटा बार बार एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में डिस्कस होगा। ये बड़ी जरूरी बातें हैं बेटे जो आपको समझ लेनी चाहिए बिफोर स्टार्टिंग द एक्सरसाइज। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ आते हैं, 5वीं भी हो गई है, छठे नंबर पे आते हैं। 6 प्रॉपर्टी भी बेटे हुई तो रेयरली यूज्ड है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस के अंदर एक्सरसाइज में ये प्रॉपर्टी यूज हो रही है। ईच एंट्री ऑफ अ रो और अ कॉलम ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स कंसिस्ट ऑफ 2 टर्म्स। ये बड़ी अहम बात है कि एक रो या एक कॉलम के तमाम एंट्रीज 2 टर्म्स के सम की फॉर्म में। ईच एंट्री ऑफ अ रो, चले आप कॉलम को फिलहाल ना पढ़े ताकि आपका ज़हन जो है कन्फाइंड रहे। आप इस तरह पढ़ लें, अगर आप एक रो की एंट्रीज को या एक कॉलम की एंट्रीज को क्या करते हैं, आप कैसे देखते हैं उसे 2 टर्म्स के सम की शक्ल में देखते हैं। ये देखिए ना, मेरे पास एक कॉलम ऐसा है जिसका हर एंट्री ये 2 टर्म्स के सम की फॉर्म में है। मेरे पास एक कॉलम ऐसा है जिसका ईच एंट्री 2 टर्म्स के सम की फॉर्म में है। तो आप ऐसे मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट को 2 डिटर्मिनेंट्स के सम की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये सिंगल डिटर्मिनेंट कि पहली दफा आपने इस सम की पहली एंट्रीज उठा के लिख देनी है, बाकी अगले कॉलम्स को चेंज नहीं करना, अगले दोनों कॉलम्स वही लिखने हैं आपने। जरा गौर कीजिए। और उसके बाद आपने जो नेक्स्ट डिटर्मिनेंट लिखा है दूसरे नंबर वाला, उसमें ये सेकंड एंट्रीज जो B11, B21 और B31 है वो लिख देनी है आपने, और अगले 2 कॉलम्स को आपने बिल्कुल भी चेंज नहीं करना। अगले 2 कॉलम सेकंड और थर्ड कॉलम बिल्कुल वही नजर आएंगे आपको। ये प्रॉपर्टी बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसका भी इजहार कैसे उसमें है। नेक्स्ट है कि अगर आप एक रो में या कॉलम को डिटरमिनेंट में मल्टीप्लाइड बाय नॉन जीरो स्केलर के द रिजल्ट इज एडेड टू द कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऑफ अनदर रो और कॉलम देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट डज नॉट चेंज। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये प्रॉपर्टी मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। मेरे पास एक डिटरमिनेंट था, बार बार आप कहेंगे एक एग्जाम्पल देना रहे हम तो नए सिरे से हम एग्जाम्पल हर दफा क्यों नहीं दूं, इसलिए मैं एक एग्जाम्पल बार बार दे रहा हूं कि आपको समझ अच्छी आ जाए। 4 1 4 3 2 6, तो मैं एक ओरिजिनल डिटरमिनेंट आपको दे रहा हूं -2 है। अब करने क्या जा रहा हूं, अब देखिए वो काम करूंगा जो यहां लिखा हुआ था। एक रो की एंट्रीज को ऑफ अ डिटरमिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय अ नॉन जीरो नंबर। एक रो की एंट्रीज में करता हूं जी, मैं मिसाल के तौर पे फर्स्ट रो की एंट्रीज को सेकंड रो की एंट्रीज को किसी नंबर से मल्टीप्लाई में कर देता हूं, 2 से लेट सपोज में मल्टीप्लाई कर देता हूं, मल्टीप्लाइड बाय नंबर के, एंड द रिजल्ट आर एडेड टू द कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऑफ अनदर रो, और मैं उसे R1 में ऐड कर देता हूं इस पूरे रिजल्ट को, यानी R1 + 2 टाइम्स R2। क्या कर रहा हूं, R1 + 2 टाइम्स R2। एक रो की कह रहा था एंट्रीज को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें और जो प्रोडक्ट आए, जो रिजल्ट आए, उसको किसी दूसरी रो में ऐड करें, और उससे कहते हैं डज नॉट चेंज, यानी वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट बिल्कुल चेंज नहीं होगी। आए देखते हैं, करके देखते हैं। फर्स्ट रो की एंट्रीज क्या है जी, आपके पास 1 और 2 है। जरा गौर कीजिएगा, फर्स्ट रो की एंट्री मैंने 1 ली, +2 टाइम्स सेकंड रो की एंट्री नीचे 3 लिखी हुई है, ये तो 1 + 6 हो जाएगा, 1 + 6 7 होता है। और इसी तरह से फर्स्ट रो की एंट्री 2 में 2 टाइम्स सेकंड रो की एंट्री, उसके सामने क्या लिखी हुई है 4, 2 + 8 हो जाएगा या 10 आ जाएगा। आपके पास डिटरमिनेंट एक नया डिटरमिनेंट बनेगा, और वो डिटरमिनेंट होगा, फर्स्ट रो पे काम कर चुके हैं ना आप, फर्स्ट रो +2 R2 से बना, वो मेंबर्स बने थे 7 और 10 आपने ले आने हैं, और 3 4 को आपने वही रखना है। बेटा फर्स्ट रो पे ये ऑपरेशन हुआ है और ये काम फर्स्ट रो पे हुआ है, तो आपने फर्स्ट रो में चेंज लानी है, बाकी रो दूसरी जो है वो एज इट इज रहेगी। अब जरा डिटरमिनेंट एक्सपेंड करें, 7 4 28, 10 3 30, 28 - 30 करें तब भी -2, ओरिजिनली भी वैल्यू कितनी थी -2, जरा बराबर भी चेंज नहीं आया वैल्यू में, यही बात बताई जा रही थी। लास्ट ट्रायंगुलर फॉर्म है, वो बताता हूँ आपको। ट्रायंगुलर फॉर्म सीखना, एक मैट्रिक्स अगर ट्रायंगुलर फॉर्म में हो तो फिर उसकी वैल्यू जो है वो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू प्रोडक्ट ऑफ एंट्रीज ऑन द मेन डायगोनल यानी प्रिंसिपल डायगोनल की प्रोडक्ट के बराबर होगा, ऐसी डिटरमिनेंट की वैल्यू। देखें ये बात मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ आपको, ऐसे एग्जांपल देते हैं समझ। देखिए बेटे, मैंने आपके सामने एक डिटरमिनेंट लिखा है जो ट्रायंगुलर फॉर्म में है। अब ये ट्रायंगुलर फॉर्म आपके लिए मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए ट्रायंगुलर फॉर्म में डिटरमिनेंट तब कहलाता है या मैट्रिक्स तब कहलाता है जब उसके प्रिंसिपल डायगोनल के या तो नीचे वाले सारे एंट्री 0 हो या ऊपर वाले सारे 0 हो।
यहाँ आपको प्रिंसिपल डायगोनल दिखा रहा हूँ। वैसे मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में आपको प्रिंसिपल डायगोनल की पहचान बताई थी, जिसका आई और जे बराबर हो, यानी आई इक्वल टू जे के लिए हमेशा हमारा प्रिंसिपल डायगोनल एंट्रीज बनते हैं। देखें A11 में आई कितना है 1, जे भी 1, A22 में I2 है, जे भी 2 है, A33 में आई भी 3 है और जे भी 3 है, तो इनका आई और जे बराबर है। ये प्रिंसिपल डायगोनल एंट्रीज की पहचान होती है, ठीक है। वैसे तो ये मेन डायगोनल आप खींच भी सकते हैं ना, जैसे मैंने ड्रॉ भी कर दिया मेन डायगोनल। अब इसके नीचे नीचे जितने भी एंट्रीज थे इस प्रिंसिपल डायगोनल के, वो क्या हैं, वो सारे जीरो हैं। और इसमें हमारे पास ए जहां भी आई जो है वो ग्रेटर होता है जे से, ऐसे सारे एंट्री जीरो हो जाएं जिनका आई बड़ा है जे से। मसलन यहाँ आना था A21 का आई कितना है 2 और जे इसका 1 है और आई बड़ा है जे से, तो वो जीरो है। ये इसकी डेफिनेशन भी है जो कि आपको बाज़ का वहां पे डेफिनेशन में मिल जाएगी, लेकिन समझ नहीं आएगी। वो एक्सप्लेन आपको यहाँ कर रहा हूँ कि जब भी आई ग्रेटर देन जे हो, जैसे यहाँ पे A22 में तो बराबर है ना, लेकिन A23 में आई छोटा है जे से, ये वाले जीरो नहीं करने आपने जिनका आई छोटा है जे से, और जिसका आई बड़ा है जे से। जैसे A31 में आई 3 है ना और जे 1 है, तो आई जिसका ग्रेटर देन जे है उसको आपने जीरो लेते जाना है। A21 को क्या ले रहे हैं जीरो, उसी तरह से A32 भी जीरो इसलिए लिया हुआ है कि आई बड़ा है जे से। जब भी आई जे से बड़ा नजर आए उसको जीरो कर दें। तो ऐसे अगर आप डिटरमिनेंट को डिस्कस करें उसे ट्रायंगुलर फॉर्म में कहते हैं। और वैसे फिजिकली पहचान क्या है, प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे वाले एंट्री जीरो है, ऊपर वाले नहीं कह रहा, नीचे वाले जीरो हो तो इसे बोलते हैं ये अपर ट्रायंगुलर है, अपर ट्रायंगुलर फॉर्म से कहते हैं। इसका मतलब लोअर ट्रायंगुलर भी होगी, यस होगी। देखिए अगर मैं प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे वाले जीरो कर रहा हूं तो ये अपर ट्रायंगुलर हो जाता है, और अगर मैं नीचे वाले जीरो करने की बजाय नीचे वाले रहने दूं, ऊपर वाले जीरो कर दूं, तो इसे बोलेंगे बेटा लोअर ट्रायंगुलर। लेकिन चाहे अपर ट्रायंगुलर हो या लोअर ट्रायंगुलर हो, है तो ट्रायंगुलर ही ना। यहाँ तो सिंपल ट्रायंगुलर डिस्कस किया जा रहा है, ना अपर ना लोअर, यानी कोई भी उसमें हो सकता है, दोनों टाइप्स यानी इसमें इंक्लूड कर दी है। तो वैल्यू क्या होगी, आप एक्सपेंड करके किए बगैर लिख सकते हैं। ये डायगोनल एंट्रीज का प्रोडक्ट ले लेंगे, A11 मल्टीप्लाइड बाय A22 मल्टीप्लाइड बाय A3। तो हमें जस्ट डायगोनल एंट्रीज का प्रोडक्ट लेना है, यही वैल्यू होगी इस डिटरमिनेंट की। यानी ये प्रॉपर्टी ये कहती है कि बगैर एक्सपेंड किए, बगैर वक्त ज़ाया किए, आप सिर्फ डायगोनल एंट्रीज का प्रोडक्ट ले लें, इन्हें आपस में मल्टीप्लाई कर लें डायगोनल एंट्रीज को, तो वही आंसर होगा इस डिटरमिनेंट का। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, इसे देखिएगा। मैंने यहाँ पे अपर और लोअर ट्रायंगुलर फॉर्म भी बता दी है साथ ही आपको, और वो डेफिनेशन की तरफ भी आप एक दूसरे डेफिनेशन तलाश कीजिए अपर और ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर की, और जरा इस बात को सीखिएगा जो मैंने आज बात किया है, आपको ज्यादा अच्छी समझ आएगी।